Students, good afternoon everyone. Today we are going to start our chapter number 4, how the traders became rulers in the social science. Okay, so friends, you in our chapter 1 you have studied that arrival of Europeans in India. Now how the ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स. सो जब वो ट्रेड करने आए थे यूरोपियंस और अदर कंट्रीज़ लाइक ब्रिटिश और फ्रांस और जापान से जो डच पीपल आए थे और पोर्टुगीज़, ये सारे जो पीपल्स आए थे वो अदर कंट्रीज़ के थे और ये ट्रेडिंग के बहाने जो है वो इंडिया में रूलिंग के लिए रूल करना चाहते थे और इंडिया से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी वो कलेक्ट करना चाहते थे. ठीक है. सो अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरह से जो ट्रेडर है वो हमारे इंडिया के रूलर्स बन गए. ठीक है. वो तो ट्रेडिंग के बहाने आए थे, लेकिन किस तरह से फिर उन्होंने जो है वो हमारे इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया. और फिर आपने सुना ही होगा जो है वो 1947 में जो है वो हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था. और उससे पहले जो है वो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे. ठीक है. सो अब हम स्टडी करेंगे डिटेल में हाउ दे बिकम एज अ ट्रेडर इन आवर कंट्री एंड बिकेम द रूलर्स. ओके. सो द चिल्ड्रन वर engrossed in reading the story of two cats and monkey and during the recess. ठीक है. रिसेस में वो क्या कर रहे थे, अपने आप को इंग्रॉस कर रहे थे, एक स्टोरी रीड कर रहे थे वो, टू केट्स और मंकी का. ठीक है. दो बिल्लियाँ थी और मंकी थी. ठीक है. जो दो आपने सुनी होंगी ना, जो दो कैट्स होती है वो रोटी के लिए एक दूसरे से जो है वो फाइट कर रही होती है. तो उन दोनों की फाइटिंग का जो है वो फ़ायदा कौन उठा लेता है, मंकी उठा लेता है और वो रोटी लेके वहाँ से चला जाता है. तो ये स्टोरी आपने अपने चाइल्डहुड टाइम में वो सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में आई थिंक आपने सुनी होंगी. तो वो भी जो है वो ये स्टोरी रीड कर रहे थे. स्टोरी रीडिंग बुक होती है, उस स्टोरी बुक से वो ये स्टोरी रीड कर रहे थे. ऑन रीडिंग दिस स्टोरी जय एंड मिताली वो मेकिंग ऑफ फन ऑफ ईच अदर. ठीक है. तो अब बच्चे हैं तो वो एक दूसरे के साथ फन करेंगे. ठीक है. स्टोरी को एंजॉय कर रहे थे मीन्स वो. So their class teacher who was sitting beside them said, "Children, this too is a policy." ठीक है. तो जहाँ वो जब स्टोरी सुन रहे थे, रीड कर रहे थे और एक दूसरे के साथ फन कर रहे थे, तब उनकी टीचर जो थी उनके बिसाइड में बैठी थी और उन्होंने कहा कि जो चिल्ड्रन मतलब बच्चों, ऐसा जो होता है वो एक तरह की पॉलिसी है. क्यों ऐसा उन्होंने कहा, द थर्ड पार्टी टेक एडवांटेज ऑफ अ क्वारल बिटवीन द टू. ठीक है. तो मतलब दो लोगों के झगड़े का जो फ़ायदा है वो थर्ड पार्टी हमेशा उठाती है. ये हर जगह पे आपने देखा होगा. ठीक है. दो लोग लड़ रहे हैं, उसका फ़ायदा तीसरी पार्टी उठाती है. तो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश, उन्होंने भी ऐसा ही किया. उन्होंने मतलब हमारी जो कंट्री इंडिया है उसमें कई जो दो लोग लड़ते थे, यानी कि दो जो रूलर्स है, मान लो आपस में उनका क्वेरल हो रहा है, तो उसका फ़ायदा वो ये जो है वो ब्रिटिशर्स उठाते थे. एंड ब्रिटिशर्स जो है उसका फ़ायदा उठा के हमारे इंडिया पे रूल करने लगे धीरे धीरे. सो द ब्रिटिश हैड एक्सपांडेड देयर एम्पायर इन इंडिया विथ सच अ पॉलिसी. ठीक है. तो इसी तरह की पॉलिसी से उन्होंने जो है वह इंडिया में उनका एम्पायर जो था, ब्रिटिश लोगों ने उनका एम्पायर इसी पॉलिसी से, कौन सी पॉलिसी, टेक द एडवांटेज ऑफ अ क्वारल बिटवीन द टू लाइक अ थर्ड पार्टी. ठीक है. सो जय ने पूछा कि सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल. तो अब ऐसा उन्होंने बोल दिया कि एक तरह का पॉलिसी है कि दो लोगों के झगड़े का बीच फ़ायदा जो है वो तीसरी पार्टी उठा लेती है. बट ऐसा होता कैसे है, रियली में ऐसा पॉसिबल है क्या? ये मतलब रियल में पॉसिबल है या ऐसा सिर्फ कहानियों में है, स्टोरीज़ में ऐसा कहा जाता है? तो जय ने ऐसा पूछा सर से. तो उन्होंने, क्लास टीचर जो थे, उन्होंने बोला, let us go to the class and there I will explain about how the British came to India and established their rule over the Indians. ठीक है. तो इसीलिए जो है वो टीचर ने रिप्लाई किया कि अब हम क्लास में जाएंगे, यानी हमारा जो चैप्टर है 4 उसको स्टडी करेंगे, जिसमें ये बताया गया है और एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से जो ब्रिटिश है वो इंडिया में आए थे रूलिंग के बहाने, ट्रेडिंग के बहाने, और किस तरह से जो है वो उन्होंने इंडियंस पे अपना रूल एस्टाब्लिश किया. ठीक है.
सो बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, आपको पता है 18th सेंचुरी पे जो है वो ब्रिटिश जो है वो इंडिया में आए थे। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। सो 18th सेंचुरी के मिड में जो है वो ब्रिटिश जो है इंडिया में आए थे एंड दे हैड स्टार्टेड टू एमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑन इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजन। जो इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजन है, ठीक है, जो इंडिया का जो पॉलिटिकल हॉरिजन है, ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स में वो आ गए थे धीरे धीरे। वो एज अ ट्रेडिंग यानी कि कॉमर्शियली वो इंडिया में आए थे, बट फिर धीरे धीरे जो है वो पॉलिटिकल हॉरिजॉन में अपना पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग करने लगे और उनका जो पावर है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो गया था एट द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी में वो इंडिया आए थे और एट द मिड ऑफ 18th सेंचुरी दे गॉट स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजॉन। सो डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड? तो आपको पता है कि सिर्फ वो ट्रेडिंग के लिए आए थे? नो, दे आर नॉट केम टू ट्रेडिंग ओनली इन इंडिया, बट दे केम टू सम अदर रीजन्स, ओके। क्योंकि वो इंडिया में रूल करना चाहते थे, ठीक है, अपना पॉलिटिकल पावर जो है वो इंडिया में स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, ठीक है, इसलिए वो आए थे और इंडिया से वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी भी अर्न करना चाहते थे। सो इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स, ठीक है। इनिशियली तो उन्होंने जो है वो मतलब अब जब कोई भी मुसीबत आती है तो वो ऐसे बोल के तो नहीं आती कि मैं आ रही हूँ। तो इनिशियली उन्होंने ऐसा नहीं बोला इंडियंस को कि हम आपके ऊपर रूल करने आ रहे हैं, तो क्या हम उनको परमिशन देते? नहीं देते, बल्कि उन्होंने ऐसा बोला कि हम जो है वो इंडिया में ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो दे टुक परमिशन टू ट्रेड ओनली फॉर इंडियन स्टेट्स, ठीक है। सो देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर्स ऑफ द एंटायर इंडिया? तो फिर वो किस तरह से पूरे इंडिया के रूलर बन गए वो उसके लिए हम जो है वो इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हाँ इस तरह से उन्होंने जो है वो किस तरह की पॉलिसीज़ उन्होंने यूज़ करके जो है वो इंडिया पर रूल किया और हमारे जो मतलब रूलर्स हैं, हमारे जो एम्परर्स हैं इंडिया के, उनके बीच में लड़ाइयाँ करवा के किस तरह से उन्होंने उनका फ़ायदा उठा के जो है वो इंडिया पर अपना रूल एस्टैब्लिश किया था। सो द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल अराउजेज मैनी सच क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश रूल का जो हिस्ट्री है ये इस तरह के क्वेश्चन अराइज करता है, ठीक है। इन सब के आंसर जो है वो हमें डिटेल स्टडी से मिलेंगे, ठीक है। सो टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दे इंक्रीज्ड देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया, ठीक है। तो उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था ट्रेडिंग को लेकर, तो टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दे इंक्रीज, उन्होंने क्या बोला, इंडिया को लालच दिया कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट करेंगे, यानी कि कोई भी अदर कंट्री के जो अदर कंट्रीज़ के जो मर्चेंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग के बहाने इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में वो ट्रेडिंग करते हैं, तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना इंडिया को, क्योंकि वो इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया को उन्होंने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए मतलब ऐसा बोला, दे इंक्रीज देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के मतलब इन बहाने उन्होंने क्या किया, इंडिया का जो पॉलिटिकल होल्ड है उसमें जो है उन्होंने अपना मतलब हाथ जमा लिया, ठीक है। मतलब इंडिया के पॉलिटिक्स में वो आ गए, उसमें तो उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं था, वो तो ट्रेडिंग के लिए आए थे, बट वो ऐसा कर रहे थे, ये उनकी एक पॉलिसी थी, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दैट होल्ड ऑन इंडिया विद द यूज़ ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स जो थी कि उन्होंने मतलब डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स एक ऐसी टैक्टिक्स होती हैं जो है ना मतलब प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं किसी पे। सो ब्रिटिश लोगों ने भी जो है वो डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स यानी कई सारे टेक्निक्स अप्लाई की थी और कई सारे तरीके जो है वो अप्लाई किए थे उन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल एरिया में और हॉरिजॉन में अपना पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम वेलेस्ली जो है ये एक मतलब ब्रिटिशर है, तो गवर्नर जनरल था, मतलब जो कि इंडिया में सबसे पहले आए थे, ठीक है, एज अ गवर्नर जनरल। तो उनकी पॉलिसी जो है वो एक्सपांशन करने की है, किस तरह से जो है वो उन्होंने हड़प नीति मतलब एक्सपांशन करना, ठीक है, सबको हड़प लेना, यानी कि अपना एक्सपांशन करना, इंडिया से कुछ भी वो हड़प ले रहे, ठीक है, मतलब ले लेते हैं, तो अपने जो है वो एम्पायर को वो एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो पॉलिसी थी वो एक्सपांशन की पॉलिसी थी, ठीक है।
इस तरह से हम कई सारी पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू जो है वो ये ब्रिटिश जो है वो इंडियंस पे रूल किया करते थे. सो व्हेन वेलेस्ली केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल, कट थ्रोट कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. ठीक है, तो कट थ्रोट यानी कि गला काटने जैसा कंपटीशन था, यानी कि इतना बहुत खतरनाक डेंजरस कंपटीशन था. किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में था. आपको पता है फ्रेंच ज़्यादा देर तक जो है वो टिक नहीं पाए थे, सॉरी डच पीपल ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए थे. फ्रांसिस जो थे उन्होंने तो इंग्लैंड मतलब ब्रिटिशर्स जो थे और इंग्लैंड्स के जो पीपल थे उनके साथ उन्होंने जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फाइट किया था. ठीक है, तो उनमें जो है वो कट थ्रोट जैसा कंपटीशन था. और किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में. इट वाज नेसेसरी टू चेक द फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया सो एज टू एक्सपांड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. वेलेस्ली introduce a new plan which was known as subsidiary alliance. ठीक है, तो जो मतलब फ्रांस में जो है वो नेसेसरी इट इज़ वॉज नेसेसरी टू चेक द फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल. ठीक है, तो फ्रांस जो है वो पावरफुल बन रहा है यानी इंडिया में ये चेक करना नेसेसरी था. तो इसके लिए जो है वो ब्रिटिश रूल को एक्सपांड करने के लिए, तो इसलिए जो है वो इन्होंने क्या किया, इंडिया में जो है वेलेस्ली ने अपना एक न्यू प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसको सब्सिडरी एलियांस कहा गया. तो ये जो सब्सिडरी एलियांस क्या है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा. तो सब्सिडरी एलियांस क्या है? एक ट्रीटी है, मतलब एक टेक्निक है, एक ट्रीटमेंट है जो कि है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो थे, यानी कि जिसमें जो है वो एम्परर मतलब हर स्टेट के एम्परर नहीं थे, ऑलमोस्ट मतलब सबके ही थे, बट कुछ स्टेट ऐसे थे जिनके एम्परर नहीं थे, अदर स्टेट के एम्परर उसको जो है रूल किया करते थे. तो जो ये जो सब्सिडरी पॉलिसी है वो किसके बीच में लागू होती है? किसके बीच में एप्लीकेबल है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि प्रिंसली है, जिसका एम्परर है, उसके बीच में. एंड बाय वर्च्यू ऑफ विच द इंडियन किंगडम्स लॉस्ट देयर किंगडम्स और सॉवरेन्स. ठीक है, यानी कि उनके जो खजाना है, उनकी जो सॉवरेन्स है, जो इंडियन किंगडम इस इंडियन स्टेट के जो प्रिंस और एम्परर्स जो हैं वो जो है वो अपनी जो उनकी जो मनी है वो इंग्लिश पीपल को और इंग्लैंड के जो पीपल हैं उनको दे देते हैं. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो वॉज अ मेजर प्रोसेस दैट लेड टू द बिल्डिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. तो ये जो है वो एक मेजर प्रोसेस है, इसके थ्रू जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ब्रिटिश एम्पायर जो है वो बिल्डअप हो गया था इंडिया में. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड और एक्सपेंशन मेथड की पॉलिसी है प्लान बाय दी वेलेस्ली. ठीक है, वेलेस्ली ने इसको प्लान किया था एज पर द स्कीम. और ये जो स्कीम थी और उनकी जो नीति थी, पद्धति थी, उसके अकॉर्डिंग एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज कीप अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन रॉयल कोर्ट. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके बीच में ये स्कीम एप्लीकेबल थी. तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी प्रिंसली स्टेट है ये एक्सेप्ट करता है अलायंस को कि आपको मतलब रखना है, मेंटेन रखना है ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन रॉयल कोर्ट. तो उनका जो रॉयल कोर्ट था उसके अंदर एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. ठीक है, मीन्स जो हमारे इंडिया जो कंट्री है उसमें हम इंडियन रिप्रेजेंटेटिव और इंडियन आर्मी को इंक्लूड करेंगे ना, बट उन्होंने क्या ऐसा स्कीम बनाई थी कि जो अलायंस के अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रिंसली स्टेट उसको एक्सेप्ट करेगा अलायंस को, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो ब्रिटिश आर्मी को अपनी आर्मी में मेंटेन रखना पड़ेगा और एक तो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव उसकी कोर्ट में होने ही चाहिए. ठीक है, एक या उससे ज़्यादा. ठीक है, सो दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि अपनी आर्मी को जो है वो
अगर वो अपनी आर्मी को इंडिया में लेके आते हैं तो उनको उन पे मनी स्पेंड करना पड़ेगा। बट इस अलियांस सब्सिडियरी अलियांस स्कीम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जो है अपनी आर्मी को जो है वो इंडियन आर्मी के साथ इंक्लूड कर दिया और रॉयल कोर्ट में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश जो है वो रहने लग गए। तो इस तरह से जो है उनकी जो आर्मी पे मनी स्पेंड होती थी उसको उन्होंने कम कर दिया, मेंटेन कर दिया, ठीक है। हाउएवर द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट देयर ओन विल, ठीक है। तो उनके खुद के बलबूते पे वो आर्मी को जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। उनके पास इतनी मतलब मनी नहीं थी और इतने सारे फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो अपनी आर्मी को जो है वो अपने बलबूते पे अपने विल पे जो है वो यूटिलाइज कर सके, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो ये सिस्टम की वजह से काफ़ी शुरुआत में जो है वो काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी सिक्योर फील किया, बट मेड देम फील एनसेल्व्ड एंड थ्रेटन्ड, ठीक है। और उससे जो है वो एनसेल्व्ड और थ्रेटन्ड हो गए, ठीक है। सब्सिडियरी अलियांस एक्टेड लाइक अ स्लो पॉइजन, ठीक है। तो ये जो सब्सिडियरी अलियांस था वो एज अ स्लो पॉइजन, ठीक है, जो धीरे धीरे जहर जो है वो हमारी बॉडी पे पॉइजन जो है, स्लो पॉइजन क्या होता है कि स्लोली जो है वो अपना काम करता होता है अपनी बॉडी में और धीरे धीरे जो है वो अपनी बॉडी में पूरा फैल जाता है और फिर जो है वो इंसान की डेथ हो जाती है। इसी तरह से जो है वो सब्सिडियरी अलियांस भी जो है वो एज अ स्लो पॉइजन अपना काम कर रही थी फॉर द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। The Indian states that became the victims of subsidiary alliance were हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद जो है वो सब्सिडियरी अलियांस का विक्टिम बना था, ठीक है। एंड हैदराबाद बना था, फिर मैसूर भी बना था। सिर्फ हैदराबाद नहीं बना था, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवाज ऑफ पुणे एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। ऑल्सो सिंधी भी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्वालियर के सिंधे जो थे वो भी जो है वो इस तरह के जो प्रिंसली स्टेट इंडिया के प्रिंसली स्टेट थे जो इस स्लो पॉइजन का जो है वो शिकार हो गए थे, ठीक है। उन्होंने सब्सिडियरी अलियांस को एक्सेप्ट कर लिया था इस वजह से, ठीक है। सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे विच आर द इंडियन स्टेट दोज बिकेम द विक्टिम ऑफ द सब्सिडियरी अलियांस। सो दे वर हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवास ऑफ पुणे एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट लिखेंगे कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, हैदराबाद के जो निज़ाम थे, जो हैदराबाद पे जो भी एम्पायर जो रूल करते थे उनको निज़ाम कहा जाता था। तो वाज एट द टाइम ऑफ 80th सेंचुरी, जो 80th सेंचुरी का जो टाइम था उस टाइम पे जो भी रूलर हैदराबाद पे जो है रूल करते थे उनको निज़ाम कहते थे। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलेस्ली सब्सिडियरी अलियांस, ठीक है। तो सब्सिडियरी अलियांस की जो वेलेस्ली ने जो सब्सिडियरी अलियांस का जो प्लान बनाया था, स्कीम बनाई थी, उसकी जो फर्स्ट विक्टिम कौन बने थे, निज़ाम बने थे, वो भी हैदराबाद के थे। एंड देन इट वाज मैसूर एंड अयोध्या, ठीक है। उसके बाद मैसूर और हैदराबाद के बाद मैसूर और अयोध्या जो है वो सब्सिडियरी अलियांस के विक्टिम बने थे। तंजौर एंड कर्नाटका, तंजौर और कर्नाटका जो है दे मेट विद द सेम फेट, ठीक है। तंजौर और कर्नाटका जो है वो भी इसके जो है वो शिकार हुए थे, इसके विक्टिम बने थे। द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमोंगस्ट देमसेल्व्स एंड कॉन्सिक्वेंटली मेड देम एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलियांस, ठीक है। लेकिन मराठा जो है वो थोड़े अलग टाइप के रूलर्स थे, वो जल्दी से इनकी बातों में आने वाले नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उनकी आपस में फ़ाइट करवा दी पहले, उसके बाद जो है उनको इस तरह से उनको ही इस हद तक मजबूर कर दिया कि उनको जो है वो सब्सिडियरी अलियांस को एक्सेप्ट करना ही पड़े, ठीक है। तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहा क्योंकि उन्होंने उनके आपस में ही लड़वाई करवा दी, मराठा के साथ ही उन्होंने जो है वो फाइट करवा दी थी, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इस कदर मजबूर हो गए थे, मतलब अपने आप को इस कदर मतलब जो है वो कमज़ोर समझने लगे थे कि उनको जो है वो सब्सिडियरी अलियांस को एक्सेप्ट करना पड़ा।
So owing to losses incurred by Nizam, loses by incurred Nizam in his fight with Marathas, he was the first टू एक्सेप्ट दिस अलायंस। ठीक है, तो ये जो लड़ाई हो रही थी, ठीक है, ये जो लॉसेस की मतलब जो लड़ाई पे जो लॉस हो रहे थे, इंक्योर हो रहे थे, तो उसकी वजह से जो है निज़ाम ने अपनी फ़ाइट में मराठा के साथ, जब मराठा के साथ निज़ाम की फ़ाइट हुई थी तो मराठा जो है उन्होंने पहले जो है वो अलियांस को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जो निज़ाम थे वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अलियांस को एक्सेप्ट किया था। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे रिफ्यूज़ टू डू सो, उन्होंने जो है वो इसका जो है वो इनकार कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था इसके लिए कि वो जो है वो ये अलियांस मेथड को, स्कीम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री, लेकिन ब्रिटिश लोगों का जब विक्ट्री हो गया था इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में जब उनकी विक्ट्री हो गई थी, उनकी जो है वो जीत गए थे, दे वॉन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। सो दैट्स वाई जो है वो मैसूर वॉज फोर्स टू बिकम अ सब्सिडरी स्टेट। ठीक है, तो मैसूर को फोर्सफुली जो है वो सब्सिडरी स्टेट बना दिया गया, बट टीपू सुल्तान ने तो खुद से मना कर दिया था, उन्होंने ये जो है वो अलियांस मेथड को नहीं मतलब माना था, एक्सेप्ट नहीं किया था उसको। लेकिन जो है वो किसी तरह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो है वो टीपू सुल्तान के साथ जब ब्रिटिश लोगों का फाइट हुआ था, ठीक है, वॉर हुआ था, उसमें जो है वो ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, वो जीत गए थे युद्ध, तो इस वजह से फोर्सफुली जो है वो सब्सिडरी स्टेट बनाया गया मैसूर को। मराठा चीफ फॉट अमॉन्गस्ट देमसेल्व्स आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो थे उनकी डेथ के बाद मराठा चीफ जो थे वो अपने आप में लड़ने लगे थे। ठीक है, आपस में ही लड़ने लगे थे। वन बाय वन ऑल द मराठा स्टेट्स बिकेम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी वो डिवाइड और रूल पॉलिसी थी। ठीक है, कि पहले जो है वो एक दूसरे को आपस में लड़ाओ, यानी उनमें डिवाइड करो, उन लोगों को डिवाइड करो, और जब वो डिवाइड हो जाएंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, उनकी आर्मी भी जो है वो एक दूसरे में बट जाएगी, तो सारी आर्मी एज ए यूनिटी नहीं रहेगी। ठीक है, मराठास की, तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड और रूल पॉलिसी, ठीक है, क्योंकि जब उनके पास आर्मी जो है वो कम हो जाएगी तो वो इजीली जो है उन पर रूल कर पाएंगे, तो डिवाइड और रूल की ये पॉलिसी जो है वो काम कर रही थी अच्छे से मराठा लोगों पे। ठीक है, द अदर स्टेट्स नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फरुखाबाद ऑल्सो सफ़र्ड द सेम फेट। ठीक है, तो ये जो बाकी के अदर स्टेट है उनको डिटेल में नहीं बताया गया, बट इनका नेम मतलब मेंशन किया गया है, जैसे कि अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर और कर्नाटका, फरुखाबाद जो है, ये जो सिटीज़ और स्टेट्स हैं जो है उस टाइम पे इनमें भी जो है वो यही हाल हुआ था, डिवाइड और रूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग और उसके चलते जो है वो ब्रिटिश ने इन पे भी जो है वो अपना रूल एस्टैब्लिश कर दिया था। सो इन दिस वे विद इन अ स्पान ऑफ 7 ईयर, तो ऐसा ये जो पूरा काम इन सारी जो स्टेट्स पे उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया था वो 7 ईयर में कंप्लीट किया था। ठीक है, स्पान ऑफ 7 ईयर्स यानी सिर्फ 7 साल के दौरान। ठीक है, वेलेस्ली एक्सपांडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया। ठीक है, तो वेलेस्ली ने जो है वो कंपनी को एक्सपांड कर दिया था इस तरह से, और कंपनी रूल को एक्सपांड कर दिया था पूरी इंडिया में, और पूरे इंडिया में ब्रिटिश एज द सुप्रीम पावर उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिश को ही जो है वो सुप्रीम पावर बना दिया था इंडिया में। ये सारा काम जो किसने किया था, वेलेस्ली। ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली, यही वो इंसान है जिसने जो है वो एक्सपांशन मेथड यूज़ किया इंडिया पे, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी इन्होंने ही अप्लाई किया था। ठीक है, सो ए बैटल फॉट बाय वेलेस्ली। वेलेस्ली ने जो बैटल फॉट किया था वो ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है। ठीक है, तो इसमें जो है वो उन्होंने टीपू सुल्तान को जो है वो हराया था, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था फॉर द अलायंस स्कीम। ठीक है, सब अब एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किस तरह से वो इन्होंने एक्सपांड किया था इंडिया में ब्रिटिश रूल को, वो और डिटेल में जो है वो हम स्टडी करेंगे
ठीक है। अब जो है वो ये जो ये मैप दिया गया है, ये उन सारे स्टेट्स का है दैट आर एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। जो भी स्टेट थे जिसका नाम इधर मेंशन नहीं किया गया है बुक में, वो आप यहाँ से इस मैप्स के थ्रू देख सकते हो कि जो मैप में जो भी स्टेट्स दिए गए हैं वो ये सारे स्टेट हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो है मेथड उसको और स्कीम को जो है वो एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो आपको जो है वो इंडियन स्टेट्स ही देखने हैं, ठीक है सिर्फ। सो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया दैट वी विल conclude or take in next lecture. Okay, bye.